हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9 का सिविक्स का, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर को समझने में। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है, उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए होते हैं और कंट्री के हर बंदे को, एक देश के हर बंदे को उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और सारे के सारे काम जो होते हैं, लीगल वर्क होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं, उस रूल बुक के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ओके, अब हम इस चैप्टर के अंदर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया के सर्कमस्टांसेस कैसे थे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों माना जाता है, किन लोगों ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने वाले और ये भी पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यू क्या थी। और साथ में हम एक दूसरी कंट्री जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, ठीक है। वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, अब वो प्रॉब्लम क्या थी उसी से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशरों ने 200 साल तक राज किया है, वैसे साउथ अफ्रीका में भी जो ब्रिटिशर थे उन्होंने राज किया है, ठीक है। आपको यही चीज़ साउथ अफ्रीका में और इंडिया के लोगों में कॉमन है, क्योंकि ब्रिटिशर ने साउथ अफ्रीका पे भी राज किया था और इंडिया पे भी राज किया था। ये एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम क्या थी। साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिशर होते थे गोरे, तो जो लोग गोरे नहीं होते थे ना साउथ अफ्रीका में, उनके साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भेदभाव करती थी और इसी भेदभाव के सिस्टम को अपार्थाइड सिस्टम बोला जाने लगा, ठीक है। अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू द साउथ अफ्रीका। तो लोगों की रेस का मतलब होता है लोगों के बैकग्राउंड या लोगों के स्किन कलर को लेकर जब भेदभाव होता है ना, तो उसको हम अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में था, ठीक है। द सिस्टम ऑफ द अपार्थाइड डिवाइड द पीपल एंड लेबल दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यानी स्किन कलर के बेसिस पे लोगों को बांटा गया था, ठीक है। अब कौन कौन लोग थे स्किन कलर, कौन कौन से स्किन कलर के लोग थे। एक तो थे वाइट, जो थे ब्रिटिशर, यानी जो ब्रिटिशर थे गोरे थे, जिनकी गवर्नमेंट थी वो थे वाइट। और एक होते थे नॉन वाइट। अब ये नॉन वाइट कौन होते हैं। एक तो ब्लैक नेटिव, यानी जो साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं, जिनका स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है। एक तो वो होते हैं। दूसरा है कलर्ड। अब ये कलर्ड कौन होते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, काम की तलाश में इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे, तो उनको कलर्ड लोग कहा जाने लगा। ऑब्वियसली बात है, उनकी भी स्किन का कलर है जो बिल्कुल वाइट नहीं होता, ठीक है, वो ब्राउन कलर का होता है। तो नॉन वाइट्स के साथ ना भेदभाव होता था। अब किस तरीके से भेदभाव होता था, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। प्रॉब्लम्स विच नॉन वाइट फेस्ड। पहली प्रॉब्लम तो है नॉट अलाउड टू लिव इन अ वाइट एरिया। जो नॉन वाइट लोग होते थे ना, वो वाइट एरिया यानी जहां ब्रिटिशर रहते थे वहां पर नहीं रह सकते थे। दूसरा, दे कैन नॉट वर्क इन वाइट एरिया विदाउट परमिट, यानी जो नॉन वाइट लोग थे ना, वो वाइट एरिया में काम नहीं कर सकते थे बिना परमिशन के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द नॉन वाइट डिड नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। जो नॉन वाइट्स थे उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। साथ ही में ट्रेन, बसेस, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक टॉयलेट्स तक वर ऑल सेपरेटेड फॉर द वाइट एंड ब्लैक। वाइट और ब्लैक के लिए ये सारी की सारी चीज़ें, यानी ट्रेन, बसेस, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक टॉयलेट सब अलग होते थे और इसी को ही सेग्रीगेशन पॉलिसी कहा जाने लगा, ठीक है। ये आपको एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद रखना। और साथ में जो ब्लैक लोग थे उनको एसोसिएशन बनाने की भी परमिशन नहीं थी। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एन एसोसिएशन, यानी अपना ग्रुप बना नहीं सकते थे वो। और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और इस जो अपार्थाइड सिस्टम है उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कुछ लोगों ने क्या इसके खिलाफ कभी आवाज़ उठाई, कभी ये अपार्थाइड सिस्टम बंद हुआ, या आवाज़ उठाई तो कैसे उठाई, ठीक है। सिंस 1950 द ब्लैक एंड द कलर्ड फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। बहुत सारे ब्लैक और कलर लोगों ने बोला, कलर लोग आपको पता है ना, इंडिया से गए हुए जो वहाँ पर गए थे काम की तलाश में, वो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि अपार्थाइड सिस्टम बहुत ही ज़्यादा गलत है। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक। उन्होंने प्रोटेस्ट करा, मार्च करा, स्ट्राइक वगैरह करी। एक पार्टी थी जिसका नाम था द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC जिसको बोला जाता है, फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाती है एग्जाम में, वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने बोला कि यार ये जो पॉलिसी है सेग्रीगेशन की, कि सब कुछ अलग अलग होगा ब्लैक और वाइट के लिए, वो गलत है, इसको बंद कर देना चाहिए, और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। बहुत सारे वर्कर ने और वर्कर यूनियन ने और साथ ही में कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ANC का, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और जो कलर्ड लोग थे उन्होंने ही प्रोटेस्ट करा। बहुत सारे जो सेंसिटिव वाइट थे, जो अच्छे वाइट लोग थे, जिनको लगता था कि हाँ यार गलत हो रहा है ब्लैक के साथ और नॉन वाइट के साथ,
तो उन्होंने भी ANC के प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, ठीक है, और उन्होंने भी अपार्थाइड सिस्टम को, जो ये कलर को लेकर भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। जो आस पड़ोसी कंट्री थी ना साउथ अफ्रीका की, उन्होंने भी बोला कि यार ये जो अपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपना रही है ना, वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड द कलर्ड पीपल। बट जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने क्या किया, लोगों को मारना, ब्लैक और नॉन वाइट लोगों को मारना जारी रखा। अगर कोई भी ऐसा बंदा, ब्लैक या जो कलर्ड बंदा होता था, अगर वो स्ट्राइक करने जाता था और अगर उसे पुलिस पकड़ लेती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस थी वो पकड़ लेती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था, फिर उनको मारा तक जाता था। बहुत सारे ब्लैक और जो कलर्ड लोग थे उनको मारा गया। किसने मारा? वाइट गवर्नमेंट ने मारा, वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट ने मारा, ठीक है। और एक पर्सन थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1964 के अंदर नेल्सन मंडेला ने और 7 अदर लीडर ने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है, और गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था कि भैया इस अपार्थाइड सिस्टम बंद करो। और इसी वजह से जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दिया था नेल्सन मंडेला को, यानी 1964 में उनको जेल में डाल दिया था कि अब ये बंदा कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलेगा, जब मरेगा तभी जेल से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हुई? क्या वहाँ पर लोगों को राइट मिला? क्या ये अपार्थाइड सिस्टम कभी खत्म हुआ? बिल्कुल हुआ। उसी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एज द प्रोटेस्ट एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड हैड इंक्रीज, द वाइट रिजिम चेंज इट्स पॉलिसी। जैसे जैसे लोगों का स्ट्रगल बढ़ता जा रहा था, अब बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। इसलिए जो वाइट गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वर रिपेल्ड, यानी जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे, जो भेदभाव करने वाले लॉ थे ना, उनको वापस ले लिया गया। पॉलिटिकल पार्टी पे और मीडिया पे जो भी बैन थे और रिस्ट्रिक्शन थी ना, उनको अपलिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बना सकता है, और साथ ही में जो भी रिस्ट्रिक्शन थी मीडिया पे कि मीडिया ये नहीं छाप सकती, ये नहीं छाप सकती, वो भी हटा दिया। अब मीडिया जो सच है वो दिखा सकती थी, ठीक है। और जब ये सब हुआ तो आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम द जेल। जेल का नाम था रॉबन आइलैंड प्रिजन। रॉबन आइलैंड प्रिजन पे हमारे नेल्सन मंडेला को 28 साल तक जेल में रखा गया था। और 28 साल के बाद, अब देखो 1964 में उनको जेल में डाला था, 28 साल बाद कितने हो गए? ये आपका मैथ का भी टेस्ट हो गया। 28 साल बाद यानी 1992 में उनको जेल से रिहा कर दिया गया, ठीक है। और उसके 2 साल बाद, यानी 1992 के 2 साल बाद 1994 में, एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, डेमोक्रेसी वॉज अडेप्टेड एज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। और उसके बाद 26 अप्रैल 1994 को वहाँ पर डेमोक्रेसी अपना ली गई, यानी अब लोग ही गवर्नमेंट को चुनेंगे, ठीक है। और वो जो गवर्नमेंट थी वो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट थी। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? पहले क्या थे, सिर्फ वाइट ही लोग जो थे, ब्रिटिशर लोग थे, वही गवर्नमेंट में बैठे हुए थे। बट अब मल्टी रेशियल गवर्नमेंट आ गई थी, यानी बहुत सारे जो ब्लैक और जो कलर लोग थे उनको भी गवर्नमेंट में बिठाया गया कि आप भी अब गवर्नमेंट बनाओ और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन दिखाओ। सिर्फ और सिर्फ वाइट लोग ही अब गवर्नमेंट में नहीं थे, अब ब्लैक और कलर लोग भी गवर्नमेंट में थे, ठीक है। अच्छा काम हुआ। बट अभी भी ब्लैक लोगों के मन में, जो नॉर्मल ब्लैक लोग थे उनके मन में, और कलर लोगों के मन में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो गोरे लोग थे, उनके खिलाफ बहुत गुस्सा था। इसी वजह से जो ब्लैक लीडर्स थे, जो नेल्सन मंडेला जी थे और भी बहुत अलग अलग ब्लैक लीडर थे, उन्होंने अपील करी अपने फेलो ब्लैक से कि इन वाइट लोगों को आप माफ़ कर दो। गलत का बदला गलत नहीं होता। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो ज़रूरी नहीं है आप भी उनके साथ गलत करो, ठीक है। ये कहा बहुत सारे ब्लैक लीडर्स ने। और उसके 2 साल बाद, यानी 1992 में नेल्सन मंडेला जी को निकाला गया था जेल से। 1994 26 अप्रैल को वहाँ पर डेमोक्रेसी आई। और उसके 2 साल बाद, यानी 1996 में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी एक रूल बुक बनी, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन केम आउट विच गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। और 2 साल बाद वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आया और वहाँ पर उनके लोगों को, यानी जो साउथ अफ्रीका के सिटीज़न थे, उनको बहुत ज़्यादा राइट दिए गए जो उनके पास पहले नहीं थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे कि हमने कहा कि 1994 के अंदर जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर डेमोक्रेसी आई थी, ठीक है।
वहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह अब लोग चुनते थे, ठीक है। तो पहले जो प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेसी आने के बाद वो थे नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। और उन्होंने अपनी एक बायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बुक का एक एक टॉपिक मैंने कवर करवाया इसके अंदर। अच्छा, एक और बात, ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करना। पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, चाइनीज़ नहीं है, ठीक है, और बहुत सही ऐप है, ओके। उसे डाउनलोड कर लो और उसके बाद जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप चैनल पे पहुंच जाओगे, वहाँ पर आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। जीपी लिंक करके होगा, तो उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि आपको नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज द सेट ऑफ रिटर्न रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर। मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको मानना पड़ता है उस रूल को जो कि रिटर्न होते हैं एक बुक के अंदर, ठीक है। और उसी बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? एक बुक होती है जिसके अंदर सेट ऑफ रिटर्न रूल्स होते हैं और कंट्री के हर बंदे को उस रूल को मानना पड़ता है ताकि सारे के सारे लोग साथ रह सके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग सिटीजन एंड ऑल्सो बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि एक सिटीजन को दूसरे सिटीजन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, मैं हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो मैं किसी दूसरे के रिलीजन के पर्सन की बेइज्जती नहीं कर सकता या उसके रिलीजन को गलत नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, समझ रहे हो। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है कि सिटीजन टू गवर्नमेंट, यानी सिटीजन और गवर्नमेंट का कैसा रिलेशन रहेगा। मान लो अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो सिटीजन प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। वैसे मैं बता दूं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर कभी भी गवर्नमेंट कोई गलत पॉलिसी निकालती है, लोगों को गलत लगता है, तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर से पूछा जाता है, 101% अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा। क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है, या ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके 4 पॉइंट लिखे हुए हैं और 4 पॉइंट को आप एज इट इज़ याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स वगैरह लिखे गए हैं और ये रूल्स वगैरह को हम मानते हैं ना, तो हमारे में एक विश्वास है। देखो, हमारी कंट्री के अंदर बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। हम सारे के सारे अलग अलग होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट है। क्योंकि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा हूँ तो दूसरा भी मानेगा, और अगर दूसरा किसी धर्म के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में गलत नहीं बोल रहा तो मैं भी नहीं बोलूँगा, तो इससे लड़ाई नहीं होगी। तो यानी सारे के सारे लोग साथ में रह पाए, ये विश्वास दिलाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। गवर्नमेंट कैसे बननी चाहिए ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसका मतलब है कि आपको पता है कि लोकसभा के अंदर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 297 से ज़्यादा सीट मिलती है तो उसकी गवर्नमेंट बनती है। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ठीक है। तो यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे बनना चाहिए। साथ में थर्ड पॉइंट ये है कि इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट आर द राइट ऑफ द सिटीजन। यानी ये गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट भी लगाता है। अब गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट का क्या मतलब है? क्या कोई भी पीएम या कोई भी चुना हुआ लीडर रोड पे 100 लोगों को खड़ा करके क्या गोलियों से मार सकता है? नहीं मार सकता, ठीक है। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इतनी पावर दी ही नहीं है, ठीक है। वो अपनी पावर के अंदर, अपनी जो लिमिट के अंदर ही काम कर सकता है, ओके। और साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि हमारे राइट्स क्या हैं। आपको पता ही है, आपने 9th क्लास में फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, तो वो कहाँ लिखे गए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। यानी ये लोगों की इच्छाओं को बताता है कि कैसे एक अच्छी सोसाइटी बननी चाहिए, कैसे एक गुड सोसाइटी क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बना रहता है या कोऑर्डिनेशन बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि सारे के सारे लोग, अलग अलग लोग एक साथ रह सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे गवर्नमेंट बननी चाहिए, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। साथ में गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है और ये बताता है कि हमारे राइट क्या हैं, लोगों के राइट क्या हैं। लास्ट पॉइंट है कि लोगों के एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करता है कि एक अच्छी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। अब एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये अलग है, इन 4 पॉइंट से अलग है कि ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डेमोक्रेटिक।
यानी ज़रूरी नहीं है जिस भी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो। जैसे कि मैं अपनी पड़ोस वाली कंट्री की बात करता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वहाँ पर भी एक रूल बुक है, बट क्या वो डेमोक्रेटिक है? नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पर लीडर वगैरह को लोग चुने, ठीक है, और साथ में लोगों को इक्वालिटी हो, लोगों के साथ भेदभाव ना हो। बट मैं आपको बता दूं पाकिस्तान का पीएम कभी भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, तो इसलिए वहाँ पर डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, ठीक है, नाम की डेमोक्रेसी है बट। तो यानी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि जिस भी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी भी हो, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर लोग अपने रूलर को चुने और लोगों के पास इक्वल राइट्स हो। बट अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ठीक है, बट वहाँ पर लोगों के पास इक्वल राइट्स नहीं है। ओके, एक लाइन और लिखी हुई है, बट ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है। बात करें जापान की, जापान के अंदर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था 1946 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनना स्टार्ट हुआ था जब हम ब्रिटिशर के अंडर थे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था, फाइनल कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रेडी हो चुका था। बट फोर्स में कब आया, इफेक्ट में कब आया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स थे वो कब स्टार्ट हुए मानना, वो हुए 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमें समझ आया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, दिसंबर में बनना स्टार्ट हुआ। और वो लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनको चुना गया था और उसी चुने हुए लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया। और उनको जब चुना गया था ना, तो उसके इलेक्शन जब हुए थे वो हुए थे जुलाई 1946 में। ये चीज़ें आप लिख लो जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। 1946 की जुलाई में इलेक्शन हुआ था और चुन लिए गए थे लीडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हाँ जी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और 1946 के अंदर दिसंबर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था, जैसे कि मैंने अभी बताया, 26 नवंबर 1949 को। और फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। और ये डोंट वरी, हम आगे पढ़ेंगे। बट अब हम देखने वाले हैं सर्कमस्टांसेस एट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, तो हमें हमारे सर्कमस्टांसेस कैसे थे, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेन पॉइंट स्टडी की ज़रूरत आपको बाद में भी पढ़ने वाली है। नोट्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। और साथ में यार डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा दूसरे चैनल का, उसको भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि एज यू नो आप सबको पता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मेरा क्राइटेरिया 10 गुना से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पेटीएम नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, ठीक है, वहाँ पर आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो। उसके लिए मैं किसी बड़े यूट्यूबर से बातचीत करना की सोच रहा हूँ। बट मैंने मैसेज भी किया बहुत सारों को, बट उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि मेरे फॉलोवर कम थे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को फॉलो करो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे, क्योंकि मैं उनसे कांटेक्ट कर पाऊँ। क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं, तो शायद वो मैसेज सीन करके इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पे 200 भी फॉलोवर नहीं है, तो उनको थोड़ा लगता है कि यार झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो चलो जी, तो अब ये देखने वाले हैं कि सर्कमस्टांसेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारी हालात कैसी थी, ठीक है, सर्कमस्टांसेस कैसे थे, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो इंडिया वॉज स्टिल द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1946 में, तब हम ब्रिटिश के अंदर ही आते थे। पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन द रिलीजियस बेसिस, और आपको पता है कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हुआ था और 1947 के अंदर हमारा पार्टीशन हो गया था। इंडिया के 2 टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ, लोगों को मारा गया, काटा गया,
10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और साथ में रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी आई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, जिसकी वजह से उनके रहने की भी प्रॉब्लम आ गई थी, रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी आ गई थी, बेघर हो गए थे वो। साथ में मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब है ना, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था ना, तो बहुत सारे राजा वगैरह होते थे इंडिया के अंदर, तो उनको बोला कि आप भी इंडिया के अंदर मिल जाओ। तो कैसे मिलाना है उनको, और मनाने में भी हमें बहुत प्रॉब्लम आई। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट भी हम कर रहे थे, यानी उनको भी इंडिया के अंदर मिला रहे थे, प्रिंसली स्टेट को। ठीक है, क्योंकि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो जो राजा राजा वगैरह की जो जगह होती थी, उनको राजाओं को 3 चॉइस दी गई थी। या तो आप पाकिस्तान के अंदर मिल जाओ, या आप इंडिया के अंदर मिल जाओ, या अपना अलग कंट्री बना लो। ठीक है, ये उनके पास 3 चॉइसेस थी। तो इंडिया को ये सोचना था, इंडिया के जो लीडर थे उनको ये सोचना था कि कैसे इन राजाओं को इंडिया के अंदर मिलाया जाए। ठीक है, साथ में इकोनॉमिकली या पुअर कंट्री, और उस टाइम इकोनॉमिकली भी हम एक पुअर कंट्री थे। ठीक है, तो ये हमारे सरकमस्टांसेस थे। अब हम करेंगे कंपेयर, और ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कंपेयर करेंगे कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन, हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लिया, और थोड़ा सा हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी देख लिया। बाकी हम आगे पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बट इन दोनों में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा बेस्ट है? ऑब्वियस ही बात है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। नहीं, ये रीज़न नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट क्यों है, उसके बारे में हम ये फॉलोइंग पॉइंट में देखने वाले हैं। ठीक है, सो द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। एडवांटेज टू द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या एडवांटेज है? पहला, अनलाइक साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट द डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, मच ऑफ द कंसेंसस हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। देखो, अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था 1996 के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था 1996 के अंदर, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था। बट उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उन्होंने पहले से कुछ सोच ही नहीं रखा था। बट अगर इंडिया के लोगों की बात करी जाए, तो इंडिया के जो लीडर थे ना, उन्होंने पहले से ही सोच लिया था। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे ना अंग्रेजों के खिलाफ, तभी हमने सोच लिया था कि यार ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उस टाइम जब हम ब्रिटिशर के गुलाम थे ना, तो उस टाइम जो एसटी और एससी कम्युनिटी है ना, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। तो जो बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने ये देखा कि यार ये बहुत बड़ा हमारी कंट्री में एक बहुत गलत चीज़ है कि लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि एसटी और एससी कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेशल राइट दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये एक लॉ लेकर आई। कौन लेकर आई? इंडियन जो लीडर थे वो लेकर आए। उन्होंने बोला कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो ये चीज़ हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर लिखनी है। बट साउथ अफ्रीका में ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने पहले से कुछ सोच ही नहीं रखा था कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बट हमने बहुत पहले से ही सोच रखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो यानी ऑब्वियस सी बात है, हमने पूरी अच्छे से प्लानिंग कर रखी थी। ठीक है, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इन 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू मैं आपको बता दूं कौन है, हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो चाचा नेहरू है उनके पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू, एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया। फर्दर, कराची रेजोल्यूशन of the Indian National Congress dwelt on how independent India should look like. Thus, the basic value was accepted by most of the leader before working of the Constituent Assembly. Constituent Assembly मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होते हैं। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। ठीक है, तो 1928 के अंदर जो मोतीलाल नेहरू थे और 8 अदर लीडर थे, उन्होंने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। यानी बेसिक चीज़ें लिख दी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। और जो लीडर थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो भी उस पर अपनी हामी भर रहे थे। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। और ये बात देखो 1928 की है। 1928 में जो कराची रेजोल्यूशन हुआ था, उनमें ये बात बोली थी मोतीलाल नेहरू ने कि ये बेसिक वैल्यू पहले से ड्राफ्ट कर लिया था कि ये बेसिक वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर थे, उन्होंने भी ये बात एक्सेप्ट करी। ठीक है, बट अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने 1996 के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया। उनके माइंड में कुछ पहले से कुछ नहीं था और पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। बट हमने जो प्लानिंग थी वो 1928 में ही कर ली थी। देखो कितने साल पहले ही हमने पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना लिया था और ये देख लिया था कि क्या क्या बेसिक वैल्यू होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है जी, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द फेमिलैरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉलोनियल रूल। तो जो ब्रिटिशरों ने हमारे पे राज किया, तो उन्होंने जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाए या जो भी रूल्स वगैरह बनाए, उसको
देखकर, उससे सीखकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो एक हमारे पास प्रॉफिट ये भी था, एक हमारा एडवांटेज ये भी था कि जो रूल्स और रेगुलेशन या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाए थे ब्रिटिशर ने, उनसे हमने सीख ली कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के पास क्या पावर होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉलोनियल लॉ लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी जो ब्रिटिशर थे उन्होंने जो कुछ लॉ बनाए थे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो हमें लगा कि यार ये रूल अच्छा है, तो इसलिए हमने उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया। तो यानी बहुत सारे रूल्स थे और एक्ट थे जो हमने डायरेक्टली ब्रिटिशर से ले लिए क्योंकि वो अच्छे रूल्स और रेगुलेशन थे। ठीक है। बट ऐसा साउथ अफ्रीका ने नहीं किया। साउथ अफ्रीका ने किसी भी कंट्री से इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन नहीं लिए। उन्होंने ब्रिटिशर का बिल्कुल एक भी पॉइंट, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो नहीं लिया। बट हमने अच्छी चीज़ ब्रिटिशर से ली है, ब्रिटिशर के लॉ से ली है। लास्ट जो पॉइंट है, लर्निंग फ्रॉम द वेरियस सिस्टम ऑफ द कंट्री। अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने बहुत सारी कंट्री के बारे में, बहुत सारी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन को अडॉप्ट किया है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी गई है हमने उनसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी उतारा है। ठीक है, बहुत सारे, साउथ अफ्रीका से ज़्यादा ही। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब मैं आपको बता ही चुका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चुना गया था, इलेक्ट किया गया था, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। ठीक है। कितने लोगों को चुना गया था? 299 लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चुना गया था। ठीक है। अब इनके इलेक्शन कब हुए थे? इनके इलेक्शन हुए थे जुलाई 1946 में। ठीक है। और इनकी जो फर्स्ट मीटिंग, यानी इलेक्शन 1946 जुलाई में हुए थे, और चुनने के बाद इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हुआ था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल बनकर रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। यानी इसका मतलब क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तो रेडी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बन के रेडी 26 जनवरी 1949 को ही हो गया था। बट ये बात बोली गई कि इसके जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको 26 जनवरी 1950 से माना जाएगा। ठीक है। और इसलिए ही हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, दिमाग में भी और एग्जाम में भी, कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली मोर देन 6 डेकेड्स अगो। 6 डेकेड्स क्या, 7 डेकेड्स हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो 70 साल पहले बना हो उसको आज भी हम क्यों मानते हैं? तो इसके कुछ रीज़न है, 3 रीज़न है जो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो अच्छे से लर्न करना है आपको। फर्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो किसी एक मेंबर की राय पे नहीं बन रहा था, या सिर्फ एक मेंबर के व्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता वो, या रिफ्लेक्ट नहीं करता। उस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई। ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा कहता है कि यार ये वाला रूल आना चाहिए, तो उस पर पहले बहुत ज़्यादा बहस हुई। ठीक है। और बहस होने के बाद जो भी अच्छा रूल और रेगुलेशन था उसी को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। तो यानी किसी एक बंदे के व्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही ज़्यादा बहस हुई इस पर। ठीक है। और ब्रॉड कंसेंसस हुआ उस टाइम, बहुत ही बहस हुई, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सब लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बहस करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है और इसलिए हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन? जिनको हमने चुना था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ये किसी दूसरी कंट्री के बंदों ने नहीं बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने लोगों को चुना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इसीलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी उसको मानते हैं, क्योंकि वो दूसरी कंट्री के किसी बंदे ने नहीं बनाया, हमने ही जिन लोगों को चुना उन्होंने ही बनाया। तो इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं और आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है कि फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव द सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक ओपन एंड द कंसेंचुअल मैनर। मैं आपको बात बता दूं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो एक ओपन डिबेट थी। यानी अगर किसी भी बंदे को, कोई भी नॉर्मल बंदा भी अगर चाहे, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है किसी भी रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड, तो वो जाकर बोल सकता है कि हाँ मेरे को इस इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है। और हमने एक सिस्टमैटिक वे अपनाया। ऐसा नहीं है कि
एक बंदे ने बोल दिया कि जी ये डाल दो तो डाल दिया, नहीं, हमने एक सिस्टमैटिक वे अपनाया। अगर कोई बोलता कि ये वाला रूल डालो तो पहले उस रूल को लेकर बहस होती थी और फिर डाला जाता था, और सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन को लेकर यही हुआ, ठीक है। यानी ओपन डिबेट हुई, हमने एक सिस्टमैटिक वे अपनाया, ठीक है, एक ओपन डिबेट करी ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पवित्रता बनी रहे, और इसीलिए आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो ये 3 पॉइंट है, आपको याद रखने हैं, ओके। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैंने आपको बताया था कि डिबेट वगैरह होती थी, तो जो भी डिबेट होती थी ना उसका एक एक वर्ड रिकॉर्ड करके और प्रिजर्व करके रखा गया है, और उसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट बोलते हैं, ठीक है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। एंड जो बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है, अम्बेडकर जी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी थे। मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है कि बी आर अम्बेडकर जी को बोला जाता है कि इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ठीक है, उसके चेयरमैन भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यू क्या थी, हमने किन किन चीज़ों पे बात करी और ये बोला कि हाँ ये चीज़ें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होगी, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन ड्रीम पता है क्या था, वो ये था कि एलिमिनेट द इक्वालिटी इन सोसाइटी, यानी हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारी इनइक्वालिटी थी, आपको पता है बहुत भेदभाव होता था, ठीक है, छोटी जात नीची जात अनटचेबल को लेकर बहुत भेदभाव होता था। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो गाइडिंग वैल्यू थी, जो ड्रीम और प्रॉमिस था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही था कि इनइक्वालिटी को हटाना, ठीक है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे आज ख़त्म भी हो गई है, थोड़ी बहुत है, वो भी आई होप कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अंबेडकर जी हैड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हाउ द इनइक्वालिटी कुड बी रिमूव्ड। जो अंबेडकर जी थे वो अलग सोचते थे कि इनइक्वालिटी को कैसे ख़त्म करना चाहिए, जो गांधी जी थे उनको वो अलग सोचते हैं कि ऐसे इनइक्वालिटी ख़त्म होनी चाहिए, यानी सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम इस इनइक्वालिटी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से, ठीक है। अब पहले तो फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग वंस थॉट एंड द एक्शन। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये चीज़ें हैं जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उसी को फिलॉसफी कहा जाता है, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना उन्हीं को फिलॉसफी कहा जाता है। वो कौन कौन सी फिलॉसफी है, ये लिखी हुई है, 10 फिलॉसफी है, ठीक है। एंड ये कहाँ पर लिखी हुई है, ये हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई है। प्रियम्बल क्या होता है, अपनी बुक का फर्स्ट 2-3 पेज पलटोगे ना तो आपको एक दिखेगा प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल क्या होता है, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट द रीजन एंड द गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रियम्बल आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि बुक का जब भी आप 2-3 पेज पलटोगे ना तो आपको एक पेज दिखेगा जिस पे लिखा होता है कि प्रियम्बल ऊपर लिखा होता है, और ये सारे के सारे वर्ड भी लिखे होते हैं उसके अंदर, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। प्रियम्बल क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे आप फर्स्ट सेकंड पेज पलटोगे ना तो उसमें प्रियम्बल होगा, ठीक है, और उसमें लिखा होगा कि गाइडिंग वैल्यू क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो प्रियम्बल के अंदर हमारी गाइडिंग वैल्यू और रीज़न वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। अब वो प्रियम्बल में क्या क्या लिखा होता है, पहला तो जो वर्ड लिखा होता है दैट इज़ वी द इंडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, नॉट हैंडेड डाउन बाय किंग और एनी आउटसाइडर पावर। यानी इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस करने और बनाने का काम है वो हमारे लोग करेंगे। कौन से लोग करेंगे, नॉर्मल लोग, वोट देके जिन लोगों को चुनेंगे वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज वगैरह करेंगे। कोई भी किंग और कोई भी आउटसाइड पावर या दूसरी कंट्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉवरन, हमारी कंट्री जो है सॉवरन है। सॉवरन का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री के लोगों के पास ही पावर है इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में रूल्स और रेगुलेशन और साथ में डिसीजन वगैरह लेने का, ठीक है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी मान लो चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडिया को नहीं बता सकती कि
कश्मीर का क्या करना है या अलग अलग इशू पे क्या करना है। हम सॉवरन कंट्री है, हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पे खुद इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं, ये बोला गया सेकंड पॉइंट में, सॉवरन। तीसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट एक वर्ड लिखा गया है हमारे प्रियम्बल में, ये सारे के सारे वर्ड हमारे प्रियम्बल में लिखे गए हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट ओनरशिप लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इस पॉइंट का मतलब है ना, आप 1947 के टाइम में देखोगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 1947 में ना हमारी कंट्री में बहुत गरीबी थी। एक बंदा ऐसा था जिसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन थी और लोगों के पास कुछ नहीं थी, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सब जो ज़मीन थी उसको अंडर ले लिया और लोगों को बांटना स्टार्ट किया, ठीक है, कि सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ख़त्म करी जा सके। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी वेल्थ है, पैसा है, जनरेट हो सोशली, यानी जैसे मान लो टैक्स है, जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो सोसाइटी के लिए लगाए, ना कि किसी एक बंदे के लिए या एक कंपनी के लिए लगाए, ठीक है। और लैंड का और इंडस्ट्री का भी ओनरशिप अपने पास रखे, ताकि इंडिया के अंदर से जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको भी ख़त्म करा जा सके, यानी जो गरीब है उसको भी थोड़ा बहुत अमीर बनाया जा सके, थोड़ा बहुत अपना खर्चा वगैरह करने के लिए स्टेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट है कि सेकुलर। सेकुलर तो आपको पता ही है, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सेकुलर का मतलब है कि इंडिया के किसी भी पर्सन के साथ धर्म को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और हर बंदे को कंप्लीट फ्रीडम है कि वो कोई सा भी रिलीजन अपना सकता है, और गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी और इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, ये बात बोली गई, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं वही अपने लीडर को चुनेंगे और हर बंदे के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट होगा। आपको पता है इंडिया के हर पर्सन के पास, जो भी 18 से ऊपर है, उनके पास वोटिंग राइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारी कंट्री का जो भी हेड होगा ना वो इलेक्टेड पर्सन होगा, यानी उसको वोट देकर चुना जाएगा, वो हेरिडिटरी पोजीशन का नहीं होगा। हेरिडिटरी पोजीशन का मतलब होता है कि मान लो आज हमारी कंट्री में एक पीएम है तो उसका ही बेटा नेक्स्ट पीएम बनेगा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्टेड पर्सन ही हेड ऑफ द स्टेट बनेगा, जो जिसको वोट देकर चुना है वही हमारी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा और हमारी कंट्री पे रूल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जस्टिस। जस्टिस का मतलब है कि सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट कभी नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे। जो गवर्नमेंट है वो सबके वेलफेयर के लिए इक्वली काम करेगी और उनको इंसाफ देगी, बिना उनका धर्म, बिना उनकी जाति, बिना उनका जेंडर जाने, ठीक है। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आप सिंपल समझ सकते हो, फ्रीडम, यानी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी कि आप यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट नहीं लगाएगी किसी भी सिटीजन पे, ठीक है। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट, और ये भी बोला गया कि जो लोग हैं वो अपने थॉट्स को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर लोगों को गवर्नमेंट की कोई बात गलत लगती है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ये उनका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि कानून की नज़र में सब बराबर होंगे और जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। ये बात बोली गई हमारे प्रियम्बल में, ये वर्ड लिखा हुआ है इक्वालिटी हमारे प्रियम्बल के अंदर। जो लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है कि ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। हम ऐसे बिहेव करेंगे कि सारे हम एक फैमिली के हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एंड इंफीरियर, मतलब कोई भी एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फीरियर, अपने से छोटा या अपने से बड़ा नहीं मानेगा, इक्वल मानेगा। ये बात बोली गई हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की। लास्ट टॉपिक है आपका। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 70 साल पहले बना था और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको पता था कि टाइम टू टाइम लोगों की नीड चेंज होती है, लोगों की सोच चेंज होती है, तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन जो आज हम बना रहे हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए उन्होंने एक चीज़ और बनाई जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी अगर आने वाले टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज करना चाहे तो इंडियन गवर्नमेंट उसमें चेंज कर सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। दोज हुज क्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट
दैट इट हैज़ टू बी अकॉर्डेंस विद द पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंज इन द सोसाइटी। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की सोच के साथ और लोगों की एस्पिरेशन के साथ चलना चाहिए। मतलब अगर लोगों की जो सोच है, लोगों की इच्छाएं हैं, वो अगर चेंज हो गई तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ चेंज आना चाहिए। सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज चेंज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी आपने देखा होगा पहले ना सेम जेंडर की जो मैरिज होती थी उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी, बट बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं ऐसा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अमेंडमेंट लाया गया कि सेम जेंडर के लोग भी मैरिज वगैरह शादी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी लिखा गया। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक स्पीच दी थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तब एक स्पीच दी थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। कहाँ दी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर थे उनके सामने दी थी स्पीच। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ना तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, एज़ यू नो कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है अभी तक, तो बिल्कुल नहीं है। 10 गुना ज़्यादा मेरा आपको दिख ही रहा होगा। वैसे 1000 सब्सक्राइबर होता है क्राइटेरिया, बट मेरे 11,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, बट अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो आप अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहो तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा पेटीएम का, आप उस पर सपोर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो नंबर गिवन है। ठीक है, एंड यार मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है मेरी मोनेटाइजेशन की जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, तो इसलिए मैंने कुछ बड़े यूट्यूबर से बात करने का भी सोचा इंस्टाग्राम वगैरह पे। ठीक है, तो अगर मैं उनको मैसेज करता हूँ तो वो रिप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यार उनको लगता है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि 11,500 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब पे हैं, बट अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम पे तो मेरे 200-250 भी फॉलोवर नहीं है। ठीक है, तो उनको लगता है कि झूठ बोल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। ठीक है, मैं कोई इंस्टाग्राम स्टार नहीं बनना चाहता, मॉडल नहीं बनना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो उसके लिए मेरे को बड़े यूट्यूबर से बात करनी पड़ेगी और शायद वो फिर मेरे क्वेश्चन वगैरह का रिप्लाई कर दे, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ठीक है यार, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपका क्वेरी हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और जो इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम एक ऐप है, ठीक है, मैंने नहीं बनाई, अच्छी ऐप है, पहले से ऐप है और चाइनीज़ ऐप नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि वो चाइनीज़ ऐप नहीं है, कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है, आप डाउनलोड करो उसे। ठीक है, और उसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि जो मैंने पुराने मैसेज करे होंगे ना, पुराने नोट्स डाले होंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स मैं डालता रहता हूँ वहाँ पर, और साथ में नेक्स्ट कौन सी वीडियो होगी ये भी बताता रहता हूँ वहाँ पर, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करना, आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। जीपी लिंक करके होगा और उसकी भी वीडियो दे रखी है कि नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। ओके यार, अगर ना हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना। कौन से नंबर पे? 9210522318, जो पेटीएम वाला नंबर है, उस पर मैसेज या कॉल मत करना यार। ठीक है यार, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।